बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है ये जुडिशल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि अभी जो जुडिशल एग्ज़ाम का एक तरीकाकार है पेपर का वो चेंज हो चुका है। पहले नॉर्मली क्वेश्चंस आते थे आपके कि जिसमें राइट अ नोट आ गया या डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू डिफरेंट जो है वो कंसेप्ट आ गया। अब जब जैसे जैसे आप लास्ट कुछ ईयर्स के पेपर देखें तो आपको प्रोपोजिशंस नज़र आएंगे। ये प्रोपोजिशंस क्या होते हैं कि एक लॉन्ग स्टेटमेंट होती है और उस लॉन्ग स्टेटमेंट से आपने एक जो है वो क्वेश्चन वो बनाना होता है। और जब से ये प्रोपोजिशंस आई हैं तो आप रिज़ल्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इस बार आप शायद बेहतर जानते हैं कि हमारा सिविल जज पंजाब का एग्ज़ाम सिर्फ 8 लोग पास हुए, ASJ का एग्ज़ाम सिर्फ 4 लोग पास हुए। और उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोपोजिशन बेस्ड उनको सही तरीके से अटैम्प्ट ना कर सकना। अब बात यह है कि आखिर इसको सही तरह अटैम्प्ट कैसे किया जाए। जैसे भी आज आप सब लोगों से मैंने ये क्वेश्चन करवाया है तो कोई 2 पेज पर लिख कर लाया, कोई 1 पेज पर, ज़्यादातर लोग आधे पेज पर लिख कर आ गए कि जनाब ये इसका जवाब है। ये इसका हरगिज़ इस तरह जवाब नहीं होगा। जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें अपने जहन में रखना है कि इनमें हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। जो भी प्रोपोजिशन होगी उसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगी। मीन्स उसकी 2 या 3 डिफरेंट कंडीशंस होंगी और हमने प्रोबेबिलिटी 1 को पहले डिस्कस करना है और प्रोबेबिलिटी 2 को बाद में डिस्कस करना है, बट दोनों चीज़ें डिस्कस करनी है। जैसे आज का जो हमारा एक क्वेश्चन है, जो प्रोपोजिशन है वो क्या है, सलीम अंडर इंटॉक्सिकेशन ड्रव अ बस इन जिगजैग मैनर काजिंग एक्सीडेंट एट 3 डिफरेंट जो है वो मैनर्स एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। कौन कौन सा, कंजेक्टिवली डैश्ड अगेंस्ट अ मोब्ड राइडर काजिंग इंजरीज इंक्लूडिंग कौन सा, शज्जा दमीगा एंड गैर जायफा मुनक्किला डैश्ड अगेंस्ट ऑटो रिक्शा काजिंग डैमेज टू इट एंड देन हिटिंग अ ग्रिल एंड कंपाउंड वॉल। अब वो कहता है जी एक्सप्लेन विद रीजन व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। जो सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा वो इस पॉइंट से हमने उठाना है इसको, दैट सलीम वाज अंडर इंटॉक्सिकेशन। ये उसकी जो इंटॉक्सिकेशन है क्या ये 85 पाकिस्तान पिनल कोड में फॉल करती है या नहीं, सबसे पहली ये चीज़। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि 85 पाकिस्तान पिनल कोड क्या कहता है। 85 पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो हमें बताता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट एंड दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ। अब इसने तो आज़ाद कर दिया कि अगर कोई शख्स नशे की हालत में कोई जुर्म करता है तो नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जुर्म नहीं है। लाओ, कोई भी ऐसी चीज़ जुर्म नहीं है जो नशे की हालत में की जाए। तो फिर तो काम आसान हो गया ना साईं साहब, नशा करो जो मर्जी करो, नथिंग इज एन ऑफेंस। बट आधी बात नहीं पूरी बात, प्रोवाइडेड दैट वो कहता है कि the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। जो 85 की प्ली है या 85 की जो जनरल एक्सेप्शन है टू एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ये है कि इफ, यहां पर इफ है, इफ इंटॉक्सिकेशन वाज अगेंस्ट हिज विल और विदाउट नॉलेज। तो 85 प्रोटेक्ट करता है अगर ये 2 सिचुएशंस थी तब। तो अब पहला इसमें प्रोबेबिलिटी ये है
कि क्या वो जो इंटॉक्सिकेशन थी, क्या उसकी इंटॉक्सिकेशन वाज अगेंस्ट हिज विल और विदाउट हिज नॉलेज। तो पहली प्रोबेबिलिटी कि इफ द इंटॉक्सिकेशन वाज अगेंस्ट हिज विल और विदाउट हिज नॉलेज, तो ये पूरा जो मरहला है इट विल फॉल अंडर सेक्शन 85, और उसका किया गया ये काम, एक्सीडेंट जो भी उसने किया, ये ऑफेंस नहीं है। अगर किसी ने उसको ज़बरदस्ती नशा पिलाया था, या वो गाड़ी में बैठा बस चला रहा और किसी जगह पर उसको किसी ने कोई ऐसी नशावर चीज़ दे दी है कि जो उसके नॉलेज में नहीं थी, तो फिर 85 की प्ली कि जी वो नशा मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया था, मैं एक स्टॉप पे रुका हूँ, वहाँ पर किसी बंदे ने मुझे आकर एक जूस दिया है, जब वो जूस मैंने पिया है तो जूस पीने के बाद मुझे कोई होश नहीं रहा और मुझसे ये एक्सीडेंट हो गया। अब ये होश ना रहना, होश ना रहना या क्या चीज़ हो जाना, या नशा होना विदाउट कंसेंट आर विल, तो यहां पर क्या चीज़ आपकी आ जाएगी, यहां पर एक्सेप्शन आ जाएगी। तो पहली प्रोबेबिलिटी कि इसका ये जुर्म नहीं है। कब नहीं है कि अगर ये सारा मामला कैसे किया गया, अगर विदाउट कंसेंट और विदाउट हिज नॉलेज उसको इंटॉक्सिकेट किया गया, तो वो 85 की एक्सेप्शन का हकदार होगा। अब प्रोबेबिलिटी 2, प्रोबेबिलिटी 2 ये कहती है कि अगर उसने वॉलंटरली नशा लिया था और उसको पता था कि मैं ये नशा ले रहा हूँ और नशे के बाद मैं कोई भी काम गलत कर सकता हूँ, और वो खुद जानबूझकर अगर नशा पीता है और फिर ये ऑफेंस करता है, अब वो कर क्या रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। सबसे पहले उसने काम क्या किया है, नशा पीकर ड्राइविंग की है। मेन चीज स्टार्ट ही हमने कहां से किया, स्लीप अंडर इंटॉक्सिकेशन, ड्राइव आ बस। तो जब वो बस चला रहा है तो हम मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उसका बस चलाना, उसका सड़क पर आना और नशे की हालत में उसका सड़क पर आना, सबसे पहले तो ये जुर्म है। नशे की हालत में सड़क पर आना जो उसका जुर्म है, उसकी सज़ा। अब हम करते हैं कि जी अब वो दूसरी प्रोबेबिलिटी की तरफ चले गए। एक पॉइंट में हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर ये नशा विदाउट हिज विल, विदाउट हिज नॉलेज, विदाउट हिज कंसेंट था, तो उस सूरत में ये जुर्म नहीं है। दूसरी सूरत है कि उसने जी वॉलंटरली नशा किया था, तो पहला इसके ऊपर जो चार्ज लगेगा, पहला जो ऑफेंस उसने किया वो कौन सा किया, अंडर सेक्शन 100 ऑफ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965, जो ये कहता है कि अगर कोई शख्स नशे की हालत में क्या करता है, अगर कोई शख्स नशे की हालत में ड्राइविंग करता है, वो नशा कोई भी हो सकता है, शराब का भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो नशे की, अभी एक्सीडेंट करे या ना करे, नशे की हालत में गाड़ी चलाना इटसेल्फ क्या है, एक जुर्म है, जो कि अंडर सेक्शन 100 ऑफ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965, जिसकी उसको 2 साल तक सजा हो सकती है। तो एक तो उसके ऊपर यह दफा लग जाएगी 2 इयर्स। अब आगे चलते हैं जनाब, नशा पीकर गाड़ी चलाने की सजा उसको यहां पर हमने दे दी। फिर वो कहता है कि उसने 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या किया। सबसे पहले उसने क्या काम किया, उसका ऑफेंस नंबर 1, पॉइंट 1। अभी उसने पॉइंट 1 पे क्या किया, पॉइंट 1 पे उसने जो काम किया है वो उसने किसी को जख्मी किया है, और क्या क्या लगाया उसको, शज्जा, दमीगा लगाया है, और क्या लगाया है, जरहा गैर जायफा मुनक्किला। अब यहां पर आप फिर मजीद एक इशू आ गया, क्या वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, नहीं, वो तो नशे की वजह से क्या कर रहा था, जिगजैग कर रहा था। अगर वो रैश ड्राइविंग में किसी को जख्मी करता, फिर जाता 337G में। अब यहां पर 337G बनता नहीं, बट हम जिक्र करेंगे कि 337G अगर कोई शख्स हर्ट
ड्यू टू द, अब यहाँ पर जब आप 337G में चले जाए उसको देखें कि 337G यहाँ पे क्या कहते हैं, पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अब रैश तो नहीं बट नेग्लिजेंट तो ये है ना, लेकिन वो तो इंटेंशन के साथ है और यहाँ पर इंटेंशन उसकी है नहीं। तो कहता है कि शेल बी लायबल टू अर्श और दमन स्पेसिफाइड फॉर द काइंड ऑफ द हर्ट काज्ड एंड मे बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years। अब इसमें जो उसने हर्ट किया, हर्ट के लिए 337G है पहले नंबर पे कि नेग्लिजेंट या रैश ड्राइविंग, तो ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग में आया जिगजैग। लेकिन अब इसकी बैक पे जो ड्राइविंग वो कर रहा है, हमने पहले क्लियर किया है हम किस प्रोपोजिशन पे चल रहे हैं, किस प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड, कि उसने वॉलंटरली नशा किया था। तो अब अगर वो कोई भी जुर्म करेगा तो वो एक्सीडेंट नहीं कहलाएगा, वो इंटेंशनल एक्ट कहलाएगा। और क्योंकि वो इंटेंशनल एक्ट कहलाएगा तो शज्जा दमीगा में वो 337A6 और उसके बाद जरा गैर जायफा मुनक्किला में 337D6। अब ये याद रखने का तरीका कार क्या है, हमेशा इसका आसान तरीका है। सही सब कौन सी दफ़ा ज़्यादा लगती है लड़ाई झगड़े में? ADF 337 ADF। ए सज़ा है शज्जा की, डी सज़ा है जरा जायफा की और एफ सज़ा है जरा गैर जायफा की। तो यहाँ पर एक शज्जा है और एक क्या है, गैर जायफा। एक 337A में और एक 337D में आएगा, एफ में आएगा, एफ में आएगा, क्योंकि कौन सी है, गैर जायफा। डी नहीं आएगा, क्या आएगा, एफ। और दोनों आखिरी आखिरी हैं। शज्जे कितने हैं टोटल, 6, और जरा गैर जायफा भी टोटल कितने हैं, 6। पहले की सज़ा 1 में, दूसरे की 2 में, तीसरे की 3 में, 4 में, 5 में और आखिरी की 6। दोनों 6 हैं। दमीगा भी सबसे आखिर पे आता है और उधर मुनक्किला भी क्या आता है, सबसे आखिर पे। तो यहाँ पे 337A6 ये हो गया और 337F6, क्योंकि इस पेपर में आपने अबाउट कोई उल्टी सीधी दफ़ा नहीं, एग्जैक्ट पिन पॉइंट बताना है। तो अब बात यह है कि क्या इस, अब ये हम यहाँ पर डिस्कशन उसको देंगे क्वेश्चन के अंदर कि जी उसका ये एक्ट क्या 337G में फॉल करता है, क्योंकि जब कोई बंदा किसी को हर्ट करता है ड्यूरिंग ड्राइविंग, नेग्लिजेंट या रैश, तो उसमें तो आपका लगता है सेक्शन कौन सा लगता है, 337G लगता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि उसकी जो इंटॉक्सिकेशन है वो वॉलंटरली है, और जो वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन है वो उसका मेंस रिया साबित कर रहा है। जबकि जो 337G वहाँ पर लगता है कि जहाँ पर उसका किसी को ज़ख्मी करने का इरादा नहीं था, बट वो क्या था, रैश या नेग्लिजेंट था। और जब एक शख्स इस हालत में है कि उसको पता है कि मैं नशा पी रहा हूँ और इसके बाद मैं कोई जुर्म करूँगा, तो नशे की हालत में वो जो जुर्म करेगा वो उस सेम पुनिशमेंट पर जाएगा। इसके लिए आप सेक्शन पढ़ें 86 की तरफ आ जाए। 86 क्या कहते हैं, offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. In cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if had not been intoxicated. तो अगर कोई शख्स जानबूझकर नशा पीकर कोई जुर्म करता है तो ये समझा जाएगा कि जैसे नशे के बगैर उसको सज़ा होनी है वैसे ही उसको ये क्या होगी, सज़ा होगी। तो फिर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि क्या 337G है या 337A6 और F6 है। तो फाइनली कंक्लूजन ये होगा, क्योंकि वो अगर फुल होश में भी होता और फुल होश में भी वो ड्यूरिंग ड्राइविंग या किसी को नुकसान पहुंचाता तो कौन सी दफ़ा लगती, 337G। ये दमीगा और गैर जायफा उस वक्त लगती कि जब वो किसी को लड़ते झगड़ते मारते पीटते इंटेंशनली लड़ाई के साथ किसी को नुकसान पहुंचाता। तो अब पहली यहाँ पर मेन उसने कन्फ्यूजन दी क्या, उसने फ़ौरन लफ्ज़ लिखा जानबूझकर शज्जा दमीगा का और गैर जायफा का, क्योंकि बंदे किधर चले जाएं,
337A6 की तरफ चला जाए और किधर चला जाए 337F। ये उस वक्त लगेगा जब आप आमने सामने इंटेंशनली लड़ते हुए किसी को मारते हैं। वो चाहे उसने जो भी किया, नशा पिया, अगर वो होश में था तो गाड़ी से ही मारा ना किसी को, तो कौन सा हर्ट है 337G। तो जो उस, और ये मोप्ड राइडर कौन सा होता है, ये भी कोई नई चीज़ नहीं होती, मोटरसाइकिल वाले को मोप्ड राइडर कहते हैं। ये लफ्ज़ भी उसने मोप होता है कि जो ऐसी आपका ड्राइविंग व्हीकल जिसके दो पहिए हों, साइकिल मोटरसाइकिल मोप्ड, या वो जो ट्राई साइकिल टाइप जो होते हैं ना, उसको मोप्ड कहते हैं। तो साइकिल वाला भी हो सकता है, मोटरसाइकिल वाला, कोई भी ऐसा बंदा जो 2 या 3 पहियों वाली सवारी, रक्षा फाल नहीं करता, इसमें रक्षा उसने अलग कर दी है वैसे, तो 2 या 3 पहियों वाली जो सवारी उसके ऊपर बैठा वो बंदा क्या कहलाता है, मोप्ड राइडर कहलाता है। तो उसने जो मोप्ड राइडर को जख्मी किया उसके लिए उसके ऊपर क्या लगेगा 337G। लेकिन हमने ये बहस देनी है कि भाई ये फॉल उधर करता है, लेकिन उसने किया ड्यूरिंग ड्राइविंग, तो लिहाजा क्या लगेगा 337G लगेगा। आगे चलते हैं, एक सिचुएशन क्लियर होगी, अब अगली सिचुएशन उसकी देख लेते हैं। जो अगली उसने सिचुएशन दिया, कहता है जो उसने क्या किया, एक रक्षे को डैमेज किया और एक घर की क्या किया उसने, ग्रिल और दीवार, 2 चीज़ें और डैमेज कर दी हैं। क्या क्या डैमेज कर दी जनाब उसने, एक रिक्शा और एक क्या किया उसने कि हिटिंग अ ग्रिल एंड कंपाउंड वॉल, ग्रिल किया है और कंपाउंड वॉल को कर दिया उसने। तो रिक्शा किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, नुकसान रसानी किस में है 427 PPC, 50 रुपए से ज़्यादा की चीज़ को नुकसान पहुंचाना 427 PPC। तो अगर वो घर भी प्राइवेट है और रक्षा भी किसी का प्राइवेट ही होगा डेफिनेटली, तो 427 क्या करते हैं PPC। लेकिन अगर ये जो ग्रिल या वाल या कोई ऐसी चीज़ है और उसमें कोई किसी किस्म का सरकार का चक्कर आ जाता है कि उसमें कहीं पर कोई सरकार इन्वॉल्व है, कोई सरकार की ज़मीन शमीन है, तो अगर वो इस किस्म की पब्लिक रोड को, ब्रिज को या रिवर चैनल को, तो ये जो ग्रिल है, अगर ये ग्रिल है सरकार की, पब्लिक रोड की ग्रिल है, तो पब्लिक रोड की ग्रिल पर उसको 431 इस पे लगेगा। लेकिन सिर्फ उस, अब ये हमने फिर उसको मजीद क्लियर किया, पहले उसको क्लियर किया कि जी जो उसने रिक्शा को नुकसान पहुंचाया वो तो 427 में आ गया, बट ये जो ग्रिल है इट इज़ आल्सो नॉट क्लियर कि ये ग्रिल कौन सी है। सड़क पे था तो हो सकता है सरकार की होगी, अगर वो पब्लिक रोड को नुकसान पहुंचाता है, पब्लिक रोड या पब्लिक ग्रिल है वो, तो फिर किस में फॉल करेगा 431 में। यहाँ पर सज़ा कितनी है 5 ईयर और यहाँ पर कितनी है 2 ईयर। तो उसका जो अगला एक्ट है ग्रिल और कंपाउंड वाल, तो अगर ग्रिल और कंपाउंड वाल को प्राइवेट है तो फिर तो 427 में ही फॉल करेगा, और अगर वो सरकार के साथ कोई रिलेटेड चीज़ है तो फिर 431 भी उसके ऊपर लगेगा। तो ये टोटल इसकी सिचुएशन आई। लेकिन पहली प्रोबेबिलिटी कहाँ से स्टार्ट हुई कि हमने पहले उसको इंटॉक्सिकेशन में बताना कि क्या ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो कब नहीं करता, उसमें 2 पॉइंट लिखेंगे, उसकी एक इलस्ट्रेशन दे देंगे कि फॉर एग्जाम्पल द ड्राइवर स्टॉप्ड, या जो ड्राइवर नेमली सलीम स्टॉप्ड ऑन अ बस स्टॉप एंड ही वॉज गिवन जूस बाय समवन, और उस जूस में क्या था, नशा था, और उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। तो इस सूरत में क्या है कि वो इस चीज़ का मुजरिम नहीं है, वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। और अगर उसने इंटॉक्सिकेशन की थी वॉलंटरीली, तो उसने जो सबसे पहला काम किया वो क्या किया है, एक मॉब्ड राइडर को ज़ख्मी किया। आल दो जो उसने ज़ख्मी किया है, जो उसने शज्जा दमीगा लगाया वो फॉल करता है 337A6। आपने उसे बता दी कि मुझे पता है कि दमीगा 337A6 है और गैर जफ़ा मुनक्किला 337F6 है, बट क्योंकि उसने ये ज़ख़म पहुंचाया है, किस वक्त पहुंचाया है, ड्यूरिंग नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो नेग्लिजेंट ड्राइविंग के दौरान जो किसी को ज़ख़म पहुंचाया जाए तो उसकी क्या होता है 337G। तो अर्श दमन उसको कौन सा पड़ेगा, उधर वाला अर्श दमन वहाँ का, और सज़ा कितनी होगी 5 साल। तो इसका अर्श है कितना, शज्जा का अर्श है आधी दियत, आधी दियत उसको देनी पड़ेगी। तो दियत उसको देनी पड़ेगी, तो मतलब ये क्या हुआ कि 337A6 लगा। अर्श किधर का है, अर्श कहाँ का है 337A6 का, 337G पढ़े। 337G कहता है कि शैल बी लाइबल टू अर्श आर दमन स्पेसिफाइड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट। अर्श और दमन कौन सा है,
स्पेसिफाइड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट। तो सही से फिर उसके हम पहले दफ़ा लगाएंगे तो काइंड ऑफ हर्ट का दिएंगे ना। यहाँ से सजा देनी है 337 जी की, और 337A6 से शज्जा का अर्श देना है आधी दियत, और 337F6 से दमन जो है वो हमने वहां से निकालना है। अब क्या आप लोगों में से किसी ने ये सवाल पूरा किया था? जब इस तरह के पेपर में सवाल लिख कर आए और फिर आप कहते हैं जो 8 बंदे पास करके हाई कोर्ट ने गलती की है, उसने गलती नहीं की। जब तक आप एक सवाल का हक अदा नहीं करेंगे, उसकी हर सिचुएशन को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि कोई भी आपको उसका नंबर देगा। तो प्रोपोजिशन कभी भी उसका एक सोल्यूशन नहीं होता। हर प्रोबेबिलिटी को क्या करना होता है, हमने अलग अलग डिस्कस करना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, और रेलेवेंट केस, और अगर केस ला हो तो उससे भी अच्छा। तो रेलेवेंट केस और केस, और अगर आप कहीं पर देखेंगे ना, चले जाए आप 337 जी में चले जाए, इसकी कमेंट्री में चले जाए, आपको ये वाला जो है ना कोई केस ला ज़रूर मिलेगा जिसमें यही सेम सिचुएशन होगी कि एक शख्स ने ये वाला काम किया होगा और उसके बदले में उसको सजा के ऊपर कोई ना कोई आपको जजमेंट वहाँ से। तो नॉर्मली जो पेपर में चीज़ें आती हैं ना, जो प्रोपोजिशंस आती हैं, वो किसी ना किसी पेपर का, किसी ना किसी जो है ना केस ला का कोई एक्सट्रैक्ट होता है, उसकी सिचुएशन उठाकर, उसके फैक्ट्स उठाकर आपको दे दिए जाते हैं। तो जिस बंदे ने वो कमेंट्री पढ़ी होगी, वो केस ला पढ़ा होगा, वो आसानी से उसको क्या करेगा, सॉल्व। तो ये चीज़ एक दिन में नहीं आएगी डेफिनेटली। इसके लिए आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। आप इसको स्टेप वाइज पढ़ें। और फिर अब कल आप लोगों ने क्या करके ना, सब लोगों ने इस चीज़ का सवाल बना कर लाना 20 नंबर का, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, इसको असाइनमेंट की सूरत में रिटन फॉर्म में लिखकर मेरे पास लेकर आना। अब आप इसकी हेडिंग बनाएं, हर पॉइंट को सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन, पहले प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 2, फिर प्रोबेबिलिटी जब 2 में हम आएंगे, प्रोबेबिलिटी 1 में तो एग्जाम्प्ट हो गया ना, प्रोबेबिलिटी 2 में आएंगे सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3। सिचुएशन 3 की फिर 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ग्रिल पब्लिक है तो अलग, और अगर प्राइवेट है तो अलग। तो हर चीज़ जब हम उसको बताएंगे तब हमारा जाकर क्वेश्चन। तो इतनी ही हेडिंग, मटेरियल ज़्यादा, उसको डिस्कशन दें, उसको बताएं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और बेस्ट ये है कि ये होना चाहिए। हो सकता क्या है और आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, दोनों को हो सकता ये भी और हो सकता वो भी है, और होना ये चाहिए मेरे ख्याल में। तो वो पूरी चीज़ आपने उसको क्लियर कर दी कि ये भी ऑप्शंस मौजूद है, बट ये इसकी क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन।